हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर रिलायंस से जुड़ी हुई जो डील थी उसी से जुड़ी हुई हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल का जो फेट है अब ये पूरी तरीके से इंटेंगल्ड है लीगल क्वेगमायर के अंतर्गत। अगर हम दोस्तों देखें तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का अब आगे का जो भाग्य है, अब ये पूरा का पूरा लीगल क्वेगमायर के अंदर इंटेंगल्ड है बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि बैंक्स अब यहाँ पे दे आर सेट टू फाइट इट आउट इन इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल अमिड ए पेंडिंग आर्बिट्रेशन इन सिंगापुर। यानी पेंडिंग आर्बिट्रेशन ऑन गोइंग है, जो कि पेंडिंग आर्बिट्रेशन सिंगापुर, इसके अलावा एक केस सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा डीआरटी के अंदर एक केस चल रहा है, यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर। इन सारे केसेस के चलने के बावजूद भी बैंक्स अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल अप्रोच करने की सोच रहे हैं। सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितना जल्दी से जल्दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर इस केस को एडमिट कर लिया जाएगा, उतना ही बेहतर होगा फ्यूचर और इसके लेंडर्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जो बाकी अदर ऑन गोइंग लिटिगेशंस के ऊपर प्रेसिडेंस कर सकता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लीड और मोर फोकस्ड रेजोल्यूशन अप्रोच होगा अगर इसे एनसीएलटी के अंदर लेके जाया जाता है, दैन मल्टी प्रोन्ज लीगल बैटल राइट ओवर द एसेट्स ऑफ किशोर बियानी लेट रिटेलर। ऐसा कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है। ध्यान दीजिएगा, लीगल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आईबीसी के अंदर लेके जाना बेहतर ऑप्शन होगा दैन फाइटिंग विद मल्टी प्रोन्ज लीगल बैटल। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन अगर आप देखें, इफ़ द एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज एडमिटेड बाय एनसीएलटी अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल, तो इस केस में एक मोरेटोरियम अप्लाई कर दिया जाएगा, एक मोरेटोरियम इम्पोज कर दिया जाएगा। सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी के अंतर्गत अगर एनसीएलटी के अंदर इसे एडमिट कर भी लिया जाता है तो एक मोरेटोरियम इम्पोज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से जो नए केसेस हैं या जो केसेस पेंडिंग में हैं या जो कंटिन्यूएशन में हैं अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आना है, जो लिटिगेशन चल रहा है, डीआरटी के अंदर जो लिटिगेशन चल रहा है, इवन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर, ये सभी की सभी रोक दी जाएंगी। दोस्तों, 23 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से ये अपडेट कर दिया गया कि फ्यूचर ग्रुप्स के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग के बिजनेसेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंतर्गत, क्योंकि सिक्योर्ड लेंडर्स ने अगेंस्ट वोटिंग कर डाली है इसके राइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लेंडर्स हैं, इन लेंडर्स ने, यानी जो बैंक्स हैं, इन सारे बैंक्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कि सब्सिडरी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की तरफ से इस पूरे वेयर हाउसिंग और रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स सारे बिजनेसेस की जो डील वैल्यू थी उसको कट करके बताया, जो कि लेंडर्स को पसंद नहीं आया और लेंडर्स ने तुरंत एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंक्स को अपना कॉमर्शियल विजडम अप्लाई करना चाहिए इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करते समय। पहली चीज़ कि क्या उनको रिलायंस की तरफ से, रिलायंस यूनिट की तरफ से, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की तरफ से जो डील वैल्यू कट करके दी जा रही है, क्या उसको एक्सेप्ट करना सही होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन कि इसको बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर लेके जाना सही होगा। दोनों में से सबसे ज़्यादा रिकवरीज कहाँ से मिल सकती है, ये बैंक्स को अपने कॉमर्शियल विजडम के ऊपर सोचना चाहिए, उससे फैसला लेना चाहिए।
अर्लियर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको पता ही है कि लीडर ऑफ कंसोर्टियम लेंडर्स, इन्होंने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को मुंबई बेंच ऑफ एनसीएलटी के अंदर 14 अप्रैल को एडमिट करा दिया था, राइट, एडमिशन कराने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ था। अगर आप देखें दोस्तों तो इट इज़ स्टिल अनक्लियर वेदर रिलायंस वुड सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान इफ़ एंड व्हेन द बोरोवर गेट्स एडमिटेड अंडर द इंसॉल्वेंसी कोड। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपनी यूनिट के साथ क्या एक फिर से रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान तैयार करेगा अगर बोरोवर यहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है आईबीसी के अंदर। ऑड्स आर, फिर भी अगर आप देखें यहाँ पे तो अमेज़ॉन इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल के अंदर जो है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टैक्ड अगेंस्ट अमेज़ॉन एट इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल, दो प्रोविजंस इंडियाज़ के रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एफआईआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मल्टी ब्रांड रिटेल एंड द बार ऑन रिलेटेड पार्टीज अंडर आईबीसी रिस्ट्रिक्ट इट फ्रॉम बिडिंग द एसेट। दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि अमेज़ॉन के केस में ये ना तो किसी भी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो रूल है ना तो उसके अंतर्गत उसके थ्रू ना तो किसी ब्रांड रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना ही ये आईबीसी के अंतर्गत भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आपसे पहले ये जानकारी मैंने किसी दूसरी आर्टिकल के माध्यम से शेयर की थी जिसमें ये बात बताई गई थी कि अमेज़ॉन भी एक पर्सपेक्टिव बिडर हो सकता है आईबीसी के अंदर फ्यूचर रिटेल को पाने के लिए, लेकिन वो बात गलत निकली, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है इस मिंट के आर्टिकल में कि अमेज़ॉन जो है इंटरेस्टिंगली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को नहीं एक्वायर कर सकता है किसी भी तरीके से आईबीसी के अंतर्गत, क्योंकि एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इसे समझा जाएगा और इसलिए वो यहाँ से भी इसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो रिलायंस ही एक बचता है जो आईबीसी के अंदर उसी को खरीदे या आईबीसी के बाहर खरीदे। अब ये डिफरेंशिएट करना होगा बैंक्स को अपनी कॉमर्शियल विजडम को अप्लाई करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 29A ऑफ आईबीसी 2016 के अंतर्गत साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई भी रिलेटेड पार्टी है उसको यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से अमेज़ॉन आउट हो जाता है, यानी रूल आउट हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप कंक्लूजन में इस वीडियो को जानना चाहें तो वो ये है कि अब बैंक्स के सामने दो ऑप्शन है, या तो रिलायंस के इस कट डील वैल्यू को एक्सेप्ट करें या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस में लेके जाएं, आईबीसी के रूट के अंदर लेके जाएं। आईबीसी के अंदर लेके जाएंगे तो हो सकता है इनको कोई और बिडर सामने मिले, लेकिन आईबीसी के अंतर्गत वो उनको वैल्यू नहीं मिल सकती है जो आईबीसी के बाहर पॉसिबली मिल सकती है। तो रिलायंस की कट डील वैल्यू को क्या बैंक्स एक्सेप्ट करेंगे? क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि रिलायंस की कट डील वैल्यू कहीं ज़्यादा ही हो सकती है बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत जो बिडिंग इनको मिलेगी, या इंडिविजुअली करके अगर एसेट्स को बेचेंगे तब भी कंपनी की जो लिक्विडेशन वैल्यू होगी उसके आसपास ही पहुंचेगी, राइट। और उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, यहाँ पे उससे ज़्यादा रिकवरी मैक्सिमम नहीं हो सकती है। तो रिलायंस की कट डील वैल्यू को थोड़ा सा रीनेगोशिएट करके मे बी बैंक्स रिलायंस को किसी तरीके से मना लें, समझा लें, ताकि डील वैल्यू को और ज़्यादा एनहांस करके आगे बढ़ा जाए। अब ये देखना होगा बैंक्स अपने कॉमर्शियली विजडम को कितना इस्तेमाल करते हैं और क्या फ़ैसला लेते हैं एट द एंड। अभी तो प्लानिंग यही कर रहे हैं कि ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। देखना होगा आगे क्या होता है। जो कुछ होगा डेवलपमेंट में आगे आपसे चर्चा करूंगा। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है इसको लेकर के। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि अमेज़ॉन क्या चाह रहा है, अमेज़ॉन की क्या प्लानिंग चल रही है आजकल। ओके, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।